सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी। अब रिलीजियस एस्पेक्ट्स देखते हैं कि कैसे भगवानों को मानते थे, किस तरीके की प्रैक्टिसेस थी, क्या यज्ञ करते थे और क्या रिचुअल फॉलो करते थे। तो कुछ इंपॉर्टेंट गॉड्स हैं ऋग्वेद के, जैसे पृथ्वी, अग्नि, वायु, वरुण, इंद्र, जिनको थंडर का गॉड या फिर पुरंदर भी कहा गया है। इंपॉर्टेंट गॉड्स में अगर हम बात करें तो रुद्र, दायुस और अश्विन, यमा और सोम भी इंपॉर्टेंट गॉड्स थे। फीमेल गॉडेसेस की बात करें तो अदिति, सिंधु और उषा फीमेल गॉड्स हो गई। अग्नि को एक इंटरमीडिएटरी के तौर पे देखा जाता था कि अगर आप यहां पर इस तरीके से कुंड बनाते हैं और कुंड बनाकर यहां पर आपने अग्नि जलाई और अग्नि में आप जो भी डालेंगे वो सीधा जाके गॉड के पास पहुंचने वाला है, ऐसा माना जाता था। तो ये अप्रोच हुआ करता था और अग्नि को बीच का इंटरमीडिएटरी माना जाता था। इलेबोरेट रिचुअल्स होने वाले हैं, जो वर्शिप की प्रैक्टिस होने वाली वो अलग होने वाली है, और जिसमें मुख्यतः चैंटिंग ऑफ मंत्रास का इंपॉर्टेंस होता था कि आपको मंत्र का उच्चारण करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया था। जो बलि चढ़ाई जाएगी, जो सेक्रीफाइस करे जाएंगे, उनके मेन दो ऑब्जेक्टिव्स होते थे, एक तो प्रजा और दूसरा पशु के लिए। इसका मतलब यह है कि पॉपुलेशन जो है वो बढ़े, साथ में जो कैटल है उनका प्रोडक्शन हो पाए, और मेल चाइल्ड के बर्थ के लिए, मतलब जो हम कभी कभी अक्सर चर्चा करते हैं, इकोनॉमिक सर्वे में भी हमने ये बात करी है कि किस तरीके से मेल चाइल्ड के लिए ऑब्सेशन है सोसाइटी में, और वो चीज आपको यहां भी देखने मिलेगी। मेल चाइल्ड की प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए यहां पर काफी मेहनत करी जाती है, और यहां पर भी उस तरीके की जो प्रैक्टिसेस हैं आपको देखने मिलेंगी। मेल चाइल्ड की प्राप्ति के लिए यहां पर यज्ञ करे जाते थे, या सेक्रीफाइस या फिर बलि वगैरह दी जाती थी। इसके अलावा कोई बीमारियां ना हो, बीमारियों से भी बचने के लिए, बीमारियों को भी अवॉइड करने के लिए यहां पर ये रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस होते थे। मैजिक और ओमन्स जो होते हैं, इसमें इनका कोई बिलीफ नहीं था। जबकि आप देखें तो हड़प्पन कल्चर की जब हमने बात की थी, तो हड़प्पन कल्चर में मैंने आपसे कहा था कि यहां पर ये बिलीव करते हैं सारी चीजों में। ये आमलेट्स पहना करते थे, हाथों में हाथ बंद होते हैं, या फिर इस तरीके की जो चीजें हैं, या गले में तावीज पहना करते थे। महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र जो है दो इंपॉर्टेंट प्रीस्ट हैं ऋग्वैदिक काल के, ये आपको याद रखना है। ये देखिए इस तरीके से समाज हुआ करता था, इस तरीके से व्यवस्था थी। गुरुकुल होंगे, ऋषि होंगे और उसके साथ में शिष्य बैठे पूजा करेंगे, अपनी चर्चाएं करेंगे, डिबेट्स करेंगे, लेसन सीखेंगे, क्लास लगा करती थी और यज्ञ हुआ करते थे। ये सारी चीजें, इसको आप अलग अलग, ये तीन जो पिक्चर्स हैं इनमें आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने बात की आपसे आयरन एज कैसे चालू हुई, उसके साथ में आर्यंस का एडवेंट कहां से हुआ और किस तरीके से डिफरेंशिएटेड है ये वैदिक पीरियड। एक तरफ आपको अर्ली वैदिक पीरियड या ऋग्वैदिक काल देखने मिलता है, और दूसरी तरफ आपको देखने मिलता है लेटर वैदिक काल, जो कि 1000 से 600 बिफोर कॉमन एरा होने वाला है। देखते हैं हम इनके सेलेंट फीचर्स को, और यहीं से हम अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। बात करें अगर हम कि क्या क्या सेलेंट फीचर्स हुआ करते थे, तो ऋग्वेद वहां पर लिखा जा चुका है, उसके बारे में, मंडलों के बारे में हमने देख लिया, सेक्शंस के बारे में, कौन से मंडल में क्या चीज दी गई है ये हमने देख लिया है। अब हम देखें जो लेटर वैदिक पीरियड है, इसमें सामवेद आने वाला है, यजुर्वेद और अथर्ववेद आने वाला है। तो एक वेद आपके अर्ली वैदिक पीरियड में, बाकी तीन वेद जो है वो लेटर वैदिक पीरियड में लिखे गए, ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। दूसरी चीजें भी, दूसरे डेवलपमेंट्स भी होते हैं, जैसे ब्राह्मण्स लिखे जाते हैं। अब ये ब्राह्मण्स क्या है, ये कमेंट्रीज या एक्सप्लेनेशंस है वेदास के ऊपर। जिस तरीके से हदीथ लिखे गए थे, या फिर हदीथ के बाद जो शरिया कानून और तमाम चीज इस्लाम में करी गई थी, उस तरीके से यहां पर आप देखें ब्राह्मणिज्म में कमेंट्रीज और एक्सप्लेनेशन ब्राह्मण्स में लिखे गए वेद के ऊपर। अरण्यक्स लिखे गए, जिनको आप जंगल की किताबें या फिर फॉरेस्ट बुक्स कहते हैं। अरण्यक का मतलब होता है जंगल, तो जंगल में ये किताबें लिखी गई जिसमें आपको मेटाफिजिक्स के बारे में और सिंबोलिज्म ऑफ सेक्रीफाइस के बारे में बताया जाता है। अब मेटाफिजिक्स क्या होता है? मेटा मतलब होता है परे, दुनिया से परे, तो वो मेटावर्स हो जाता है। मेटा यूनिवर्स आपने सुना होगा भी, जो फेसबुक के मालिक थे, अब उन्होंने अपनी कंपनी का नाम मेटावर्स रख दिया, मतलब अब यूनिवर्स के परे कुछ करने वाले हैं। उसी तरीके से जो फिजिक्स के परे होता है उसको मेटाफिजिक्स कहते हैं, जिसको फिजिक्स से नहीं समझा जा सकता। जैसे मान के चलिए माउस है, तो मैंने आपको बता दिया, देखो इसको छू के देख सकते हैं, तो ये माउस हो गया। अब अगर मुझे आपको कोई ऐसी चीज समझानी है जिसके पास ना तो मैटर है, ना वेट है, ना डेंसिटी है, तो कलर टेक्सचर कुछ भी नहीं है, ना वो स्पेस ले रहा है, ना उसके पास वेट है, तो मुझे समझाने में दिक्कत होगी, और वही चीज मेटाफिजिकल हो जाती है। जैसे बात करी जाए आत्मा की, तो आत्मा है या नहीं है, इसको आपको समझाने में दिक्कत होगी, और वो मेटाफिजिकल पोर्शन बन जाता है। बात करें मन की, बात करें कॉन्शियसनेस की, तो ये सारी चीजें मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट है। साथ में उपनिषद आ जाते हैं, या फिर ये जो किताबें थी ये फिलॉसफी के ऊपर थी, जिसमें डीपर नॉलेज के बारे में बात करी जाती थी, आत्मा और ब्रह्म के बारे में बात करी जाती थी। ये एंटी रिचुअलिस्टिक थी, इनमें आडंबरों से ज्यादा बात करी जाती थी। आत्मा, ब्राह्मणिज्म या फिर आप कहें तो मेटाफिजिकल पोर्शंस को ज्यादा टच करा जाता था। सत्यमेव जयते जो हमारा मोटो है, जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में लॉ एंड कैपिटल के नीचे लिखा हुआ है, हर स्टेट एम्बलम में इसको आप देख सकते हैं इंडिया के, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो इस तरीके की जानकारियों से हमें समझ में आता है कि क्या स्थिति रही होगी लेटर वैदिक पीरियड की, किस तरीके से डेवलपमेंट्स हो रहे थे। ये देखिए, आपको ये जो वेद है इस तरीके से लिखे गए थे, ये वेद का टेक्स्ट है।
आगे हम बात करें ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन की, तो सप्तपथ ब्राह्मण में हमें पता चलता है कि आर्यंस जो है वो ईस्टर्न गंगेटिक प्लेन तक एक्सपेंड करते हैं और वेस्टर्न जो गंगा वैली है उसको आर्यवर्त कहलाया जाता है। अरेबियन सी और इंडियन ओशन, इसके अलावा सेवरल हिमालयन पीक्स, विंध्या माउंटेन्स, इन सब के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। साथ में अलग अलग किंगडम्स आ जाते हैं, जैसे कुरु जो है जिसमें एक राजा है परीक्षित और जन्मेजय, ये पॉपुलर हो जाते हैं। फिर पंचाल आता है, पांचाल के जिसके राजा आपको देखने मिलेंगे प्रवाहना और जयवली। कौशला और वेदिक करके अलग अलग किंगडम्स आते हैं जिसमें आपको देखने मिलेंगे जनका जो कि एक इंपॉर्टेंट राजा हो जाते हैं, और स्कॉलर हैं जैसे यज्ञवल्क्य। काशी जो है जो अजात शत्रु जिसके राजा थे उनके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। इन सारे राजाओं का प्रोमिनेंस बढ़ जाता है लेटर वैदिक पीरियड में, जहां पहले के समय पर एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी नहीं हुआ करती थी, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल थे जिनको प्रोटेक्ट करने का काम होता था राजन का। यहां पर आप देखने वाले हैं कि ज्योग्राफी भी होगी, ज्योग्राफिकल लोकेशन भी होगी, और उसी हिसाब से प्रोटेक्शन करा जाएगा, उसी हिसाब से उनका आइडेंटिफिकेशन भी होने वाला है। क्या रे ये वाले राजा वो वहां वाले, मतलब अब काशी जो है एक पर्टिकुलर जगह से रेफरेंस दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि अच्छा अजातशत्रु जिसकी 100 गाय हैं या जिसके पास 200 भेड़ हैं, तो इस तरीके से नहीं करके एक टेरिटोरियल लैंड से इनको आइडेंटिफाई करा जाने लगेगा। लेटर वैदिक पीरियड में आप देखें तो 3 डिविजन्स होते हैं, जिसमें आप देखेंगे नॉर्थर्न इंडिया को आर्यवर्त कहा जाता है, सेंट्रल इंडिया को मध्य देश कहा जाता है, और जो साउथ इंडिया उसको दक्षिण पथ कहा जाता है। तो ये 3 क्लासिफिकेशंस भी डेवलप हो गए थे, याद रखने हैं। ईस्टर्न मोस्ट ट्राइबल किंगडम जो था वो मगध, अंग और वंग थे। तो ये 3 आपको ईस्टर्न मोस्ट ट्राइबल किंगडम्स की भी जानकारी यहीं से मिल जाती है, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन के बारे में पता चलता है। अब बात करें इसके बाद जो अर्ली वैदिक पीरियड था, इसमें वर्णों का थोड़ा बहुत चर्चा थी। जैसे मैंने आपको बताया कि आर्यंस, दस्यूस या दासा जो है, इसमें उनके कॉम्प्लेक्शन के बेसिस पे थोड़ा बहुत वर्ण के बारे में बात करी जाती थी। हालांकि वर्ण के बारे में बात करने के अलावा अगर हम बात करें तो कहीं स्पष्ट रिजिड सेग्रीगेशंस नहीं थे, कि ये नहीं था कि ये ऐसा है तो ये ब्राह्मण, ये ऐसा तो ये क्षत्रिय, ये ऐसा तो ये वैश्य, और ये ऐसा तो ये शूद्र। इस तरीके से कोई रिजिड दीवारें नहीं बनी थी। पर जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, आप देखेंगे कि जो वर्ण सिस्टम है ये और ज्यादा रिजिड हो जाने वाला है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो है, ये आप देखेंगे कि जो ब्राह्मण का बेटा है वो भी ब्राह्मण ही है। इस तरीके से जो वर्ण है वो रिजिडिफाई हो जाता है, और इस वर्ण के रिजिडिफाई होने के साथ बहुत सारी जाति या कास्ट और सब कास्ट डेवलप होती जाएंगी जैसे जैसे हम समय में आगे बढ़ेंगे। सोसाइटी जो है, अब इसी कारण से आप देखेंगे पहले तो 4 वर्ण, उसके बाद उसके अंदर की मल्टीपल कास्ट या फिर जाति, तो इसकी वजह से सोसाइटी में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है। विमेन की पोजीशन जो है वो धीरे धीरे डिग्रेड होने वाली है। पहले उनको स्वयंवर का भी हक था, चाइल्ड मैरिज नहीं हो रही है, सती प्रथा नहीं हो रही है, विडो रीमैरिज या फिर जिसको आपने नियोग कहा था वो वाली प्रैक्टिसेस भी चलती थी, लेकिन वो भी यहां खत्म कर दी जाती है। अनटचेबिलिटी जो है वो सामने आती है, अनटचेबिलिटी जो है वो बढ़ने लगती है समाज में, इस तरीके की प्रैक्टिसेस आ जाती है। गोत्र जो है, जो पहले की ऐसी जगह होती थी जहां पर कैटल्स रखे जाते थे, अब वो गोत्र से लोग अपने आप को डिफाइन करने लगते हैं, अटैच करके आइडेंटिफाई करने लगते हैं। लेटर टाइम में आप देखेंगे तो इन्हीं गोत्रों के हिसाब से लोग अपने आप को जानेंगे, और एक गोत्र में ये शादी नहीं करने वाले हैं, गोत्र के बाहर ये शादी करेंगे, इस तरीके की प्रैक्टिस आती है। निषाद, चंडाल, शाबर, इस तरीके के शब्द यूज करे जाने लगे थे। अनटचेबल्स को इस तरीके से रेफर करा जाता था, मेंशन करा जाता था। गेस्ट को गोहना कहा जाता था। गोहना का मतलब वो जो कि गाय को मारता है, इस तरीके से गेस्टों को कहा जाता था। तो अभी गोहना शब्द भी आपको याद रखना है, और निषाद, चंडाल और शाबर भी आपको याद रखना है। नियोग, जैसा मैंने आपको प्रैक्टिस के बारे में बताया था, नियोग के बारे में हमने चर्चा की थी पिछले सेशन में, तो यहां पर आप देखेंगे तो जो नियोग की प्रैक्टिस है उसको भी नेगेटिव माना जाने लगा, और इसकी वजह से उस प्रैक्टिस को भी बंद कर दिया गया था। यहां तक स्पष्ट हो गया। यहां पर आप देखिए ये जो कल्चर है या फिर आप लेटर वैदिक पीरियड में किस तरीके की प्रैक्टिसेस होती थी उसको आइडेंटिफाई करा जा रहा है इस पर्टिकुलर पिक्चर में। अलग अलग प्रकार के लोगों पे आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि वर्ण व्यवस्था बढ़ती जा रही है, और वर्ण व्यवस्था के साथ में यहाँ पर एक चंडाल है जो कि क्रमेशन कर रहा है, राजा जी अलग से जा रहे हैं, यहाँ पर घूमने का काम कोई और कर रहा है, यहाँ ब्राह्मण पूजा कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, यहाँ पर महिलाएं नहा रही हैं। इस तरीके की चीजों से आपको समझ में आता है कि समाज किस तरीके से बटा हुआ था, किस तरीके से डिफाइन और आइडेंटिफाई हुआ करता था। सोसाइटी की बात करें तो लेटर वैदिक पीरियड में जो मेल मेंबर्स होने वाले हैं अपर 3 वर्णास के, कौन कौन से वर्णा? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इन तीनों वर्णास के जो मेल मेंबर हैं उनको द्विज कहा जाता था, ट्वाइस बॉर्न कहा जाता था। सिर्फ इन्हीं लोगों का उपनयन संस्कार हुआ करता था, जिसमें इनको एक सीक्रेट थ्रेड, वो धागा पहना दिया जाता था। ना तो महिलाओं का होगा, ना तो शूद्रों का होगा, या फिर अनटचेबल्स का, इन सबका किसी का नहीं होने वाला। गार्गी और मैत्रीय जो नॉलेज के एरिया में काफी ज्यादा अपना नाम मनवाती हैं, लोहा मनवा लेती हैं, ये यज्ञवल्क्य करके एक फिलोसोफर थे, इनके साथ डिस्कोर्स करते हैं, शास्त्रार्थ करती हैं, और इसमें ये जीत जाती है। चाइल्ड मैरिज बहुत कॉमन हो गई थी, और जो अत्रिया ब्राह्मण है उसमें हमें जानकारी मिलती है कि जो बच्ची है उसका पैदा होना या बर्थ ऑफ अ डॉटर को
सोर्स ऑफ मिजरी माना जाता था, दुख का कारण माने जाने लगा था लेटर वैदिक काल में। तो एक तरफ आपको मैंने बताया था ऋग्वैदिक काल में क्या हो रहा है, बेटे की प्राप्ति के लिए रिचुअल्स हो रहे हैं, बलि दी जा रही है, सेक्रीफाइसेस हो रहे हैं। और यहां पर आप देखते हैं तो अत्रिय ब्राह्मण में हमें पता चलता है कि जो बच्ची अगर पैदा हो रही तो वो सोर्स ऑफ मिजरी है, दुख का कारण है। इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र जो है वो और ज्यादा स्ट्रांगली प्रैक्टिस करा जाएगा और गोत्र के बाहर ही शादी होगी, एक्सोगामी होगी। मतलब आपको दो लोग जिनका गोत्र सेम है वो शादी नहीं कर सकते। मैत्रेयानी संहिता में इस चीज की हमें जानकारी मिलती है और साथ में 3 एविल्स की भी चर्चा करी जाती है। 3 इवल्स में एक लिकर आएगा, दूसरा विमेन और तीसरा डाइस। इन तीनों चीजों को इवल माना जाता है। बल्कि आपने अर्ली वैदिक पीरियड में देखा डाइस से खेलते थे, विमेन को इक्वल स्टेटस मिलता था मैन जितना। और लिकर में आपको मैंने बताया था कि एक तो सोम होता है और एक होता है सुरा, जिसमें सोम पीने की प्रीस्ट भी आपको अनुमति देते कि आप सोम पी सकते हैं, सुरा नहीं पी सकते। लेकिन यहां पर डिफरेंशिएशन पढ़ते जाएंगे, यहां पर जो फर्क है वो और बड़ा होता जा रहा है। इसके साथ में आप इस पिरामिड में देखें तो काम भी अपने अपने बांट लिए गए हैं। जो क्षत्रिय जो है वो अलग काम करेंगे, ब्राह्मण जो है वो अलग काम करेंगे। जैसे ब्राह्मण का काम है कि भाई तुमसे पढ़ाओ, एजुकेट पीपल बिकॉज यू आर वाइज, गिव विजडम। वॉरियर जो है, क्षत्रिय जो है उनका काम है लड़ना, वैश्य जो है उनका काम है व्यापार करना, बिजनेस करो और नौकरी पाओ या नौकरी करो। इसके अलावा जो शूद्र है उनका काम एग्रीकल्चर का काम हो गया, खेतों में काम हो गया, अनटचेबल्स वाला काम हो गया, क्रिमेशन वाला काम हो गया, ये सारे काम आप करने वाले हैं। पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो जनास जो है, जो पहले जना कहलाते थे ऋग्वैदिक पीरियड में, वही आपके जनपद के नाम पे जाने लगेंगे। हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ जैसी बड़े बड़े कैपिटल्स भी डेवलप होते हैं जो कि कुरु जनपद के अंदर आते थे। लड़ाइयां भी बढ़ जाएंगी। इनकी लड़ाइयां क्यों बढ़ जाएंगी? पहले ये गाय बैल के लिए लड़ते थे, भैंसों के लिए, मवेशियों के लिए लड़ते थे, पर अब ये लड़ेंगे जमीनों के लिए। अथॉरिटी ऑफ राजा जो है वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है और इनके पास सपोर्टिंग स्टाफ होता था जिसको रत्नेन या फिर ज्वेल्स कहा जाता था। लगभग 12 ज्वेल्स हुआ करते थे जो किंग को सपोर्ट करेंगे, राजन को एडमिनिस्टर करने में हेल्प करेंगे। जो चीफशिप या फिर आप कहें चिफ्टनशिप होती है वो हेरिडिटरी है कि मतलब जो चीफ है उसका बेटा भी चीफ होगा, जो राजा है उसका बेटा भी राजा होगा। पर एक इंपॉर्टेंट सिमिलरिटी यहां पर यह है कि यहां पर भी कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं है। राजन जो है वो सेक्रीफाइस स्टार्ट करेंगे और सेक्रीफाइस का पर्टिकुलर नाम होता था, जैसे कि राजसूय यज्ञ होगा जो कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी होती है, या फिर अश्वमेध यज्ञ होगा, या फिर वाजपेयी यज्ञ होगा। इस तरीके के अलग अलग यज्ञ करे जाएंगे और ये अपने कहीं ना कहीं पावर को दिखाने के लिए इस तरीके की प्रैक्टिसेस करी जाती थी जो पहले नहीं हो रही थी। पहले वेलफेयर के लिए यज्ञ हो रहे थे, पर अब स्पेसिफिकली टेरिटोरियल कंट्रोल के लिए यज्ञ होने वाले हैं। किंग जो है वो टाइटल्स लेने वाले हैं, भारी भारी टाइटल लेंगे, जैसे राज विश्वजनन या फिर अहिल भुवनपति, एकरथ, सम्राट, इस तरीके से भारी भारी टाइटल्स लेंगे और सभा समिति करके जो इंपॉर्टेंट असेंबलीज हुआ करती थी वो धीरे धीरे डिटेरेट हो जाएंगी और विधाता नाम की जो एक ग्रुप ऑफ पीपल हुआ करता था, एक असेंबली हुआ करती थी, वो डिसअपियर हो जाती। विमेन के सारे पॉलिटिकल राइट्स छिन जाते हैं। एक समय इनके पास पॉलिटिकल राइट्स थे, वो सारे अब खत्म हो जाते हैं। इनको अब धीरे धीरे सब स्टैंडर्ड माना जाने लगता है। राष्ट्र जो एक शब्द है जिसका मतलब होता है एक टेरिटरी, उस तरीके के शब्दों का उपयोग होने लगता है और यहां पर एक टेरिटोरियल कंट्रोल वाली बात भी आ जाती है। राजा जो है वो सम्राट, एकरथ, सर्वभूमि या विराट जैसे भारी भारी टाइटल्स का उपयोग करने लगेंगे अपनी जो वीर गाथा है इसको दिखाने के लिए, समझाने के लिए। ये देखिए जनपद की पेंटिंग है, दिखाया जा रहा है कि जनपद किस तरीके से हुआ करता था। पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है, अलग अलग एक्टिविटीज भी बढ़ती जा रही हैं जिसमें अलग अलग सेक्शन ऑफ पीपल अपने अपने काम कर रहे हैं। यहाँ क्षत्रिय जो घोड़े पर बैठे हैं और प्रोटेक्शन कर रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे जो पंडित हैं वो अपना पूजा पाठ कर रहे हैं। तो जो मल्टीपल प्रैक्टिसेस हुआ करती थी, सोसाइटी जैसे सेग्रीगेट हो गई थी, वैसे काम करना चालू कर दिया था समाज ने। इसके साथ में लेटर वैदिक कल्चर में आपको पेंटेड ग्रे वेयर्स भी देखने मिलते हैं। वहां पर आपको ऑकर कलर के जो बर्तन है वो देखने मिल रहे थे, लालचे कलर के फेरिक ऑक्साइड वाले। यहां पर आपको पेंटेड ग्रे वेयर्स देखने मिलेंगे। आयरन फेस कल्चर में जो आपको देखने मिलते हैं, पर्टिकुलरली आयरन जो है इसको डिस्कवर इसी समय किया गया था और इसको कल्टिवेशन में भी यूज कैसे करा जा रहा है, बड़े बड़े जंगल काटने में। जंगल काटने के लिए आप लोहे का यूज करेंगे, लोहे की आरियां या हथियार यूज करेंगे और उसके बाद आग जला देंगे उन जंगलों में ताकि वो खाली हो जाए, फिर उस पर खेती बाड़ी करी जाए। अतरंजी खेड़ा जो कि काली नदी के पास में है, यहां पर आपको अर्लीस्ट आयरन के साक्ष्य मिलते हैं। आयरन जो भारत में यूज किया गया उसके साक्ष्य मिलते हैं। टिन, लेड, सिल्वर, आयरन, गोल्ड, ब्रॉन्ज और कॉपर जो है, इन सब की भी जानकारी लेटर वैदिक पीरियड तक लोगों को हो गई थी। जो सोसाइटी अर्ली वैदिक पीरियड के समय पर पेस्टोरल थी, अब आप देखेंगे समय के आगे बढ़ने के साथ ये एग्रीकल्चरल हो जाती है। जौ, गेहूं, चावल, बीन्स, मूंग, उड़द, इस तरीके की चीजें, सीसमम, ये सब कल्टीवेट करना शुरू कर दिया जाता है। जो भी सरप्लस प्रोडक्शन होने वाला है वो बलि या भाग के अंदर आ जाता है। जैसे बलि जो है वो 1/6 होती है, ये भी याद रखना है, यहां से भी सवाल आ सकता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए बलि वॉज
सरप्लस प्रोडक्शन गिवन टू राजा एज अ कस्टम एंड इट वाज 1/6 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस, या फिर 1/12, तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट पता होनी चाहिए। और यहां से जो बलिया भाग है वो राजा को दे दिया जाता है और राजा अपनी ट्रेजरी बना लेता है। याद रखें, अर्ली वैदिक पीरियड में ट्रेजरी नहीं थी, पर यहां पर ट्रेजरी है। ट्रेजरी होने के साथ में अब कोई ऐसा आदमी चाहिए जो ये सब कलेक्ट कर पाए, तो उसके लिए समग्रहित्री या फिर भग दुखा ये होता था जो कि टैक्स कलेक्ट करेगा। और जो वैश्य है यही सिर्फ टैक्स पेयर हुआ करते थे, ना तो ब्राह्मण टैक्स देंगे ना तो क्षत्रिय टैक्स देंगे, सिर्फ टैक्स देने वाले एक ही लोग थे, वैश्य। अब कहीं ना कहीं इस लाइन से आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि जब वैश्य अकेले टैक्स दे रहे हैं वैदिक प्रैक्टिसेस से, इनको एक बात समझ में आ रही होगी कि सिर्फ ऑपरेशन हो रहा है तो इनका आखिर यही सिर्फ टैक्स क्यों दे रहे हैं, राजा या फिर ब्राह्मण क्यों टैक्स नहीं दे रहा है। और इसी तरीके की कहानियां दिक्कत फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी थी, क्योंकि पीसेंट्स ही टैक्स देते थे, ना तो क्लर्जी टैक्स देगा ना नोबलमैन टैक्स देंगे, और फिर टैक्स कौन देगा, सिर्फ देंगे पीसेंट्स। और यहां पर वही वैश्य दे रहे हैं, और इसकी वजह से आपको देखने मिलेगा ओरिजिन ऑफ अ डिफरेंट फिलोसफी एंड अ डिफरेंट रिलीजन ऑल टुगेदर, जिसके बारे में हम बात करेंगे जेनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में। कहीं ना कहीं वैश्य भी इस चीज से परेशान थे और इसी वजह से दे वर लुकिंग फॉर ऑप्शंस जो उनको मिलते हैं जेनिज्म और बुद्धिज्म के नाम पर। यहां पर देखिए इस तरीके से काम होते थे, जो घर बनाने का काम है ये सारे काम भी करे जाएंगे, जो शूद्र हैं उनके द्वारा ये सर्विस दी जाती थी। मूर्तिकार हैं, बर्तन बनाने का काम है, ये सारे काम भी करवाए जाते थे लेटर वैदिक पीरियड में शूद्रास से। अब इकोनॉमी की बात करें तो सतमान कृष्णाला करके कॉइन्स हुआ करते थे, जो आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि शायद यूज करे जाते थे ट्रांजैक्शन में। मनी लैंडिंग भी हुआ करती थी, पैसे उधार भी दे जाते, और जो ये काम करते थे उनको कुछ दिन कहा जाता था। ये सतपथा ब्राह्मण से हमें पता चलता है। आर्ट एंड क्राफ्ट जैसे स्मेल्टिंग है, कारपेंट्री, वीविंग, लेदर वर्क, ज्वेलरी मेकिंग, डाइंग, पॉटरी मेकिंग, ये सारी चीजें भी हुआ करती थी। कॉमर्स और ट्रेड जो है इसके बारे में भी हमें पता चलता है। सी वोएज के बारे में भी बताया गया कि एक जगह से जो जहाज है वो सामान को दूसरी जगह ले जाया करता था, तो ये सी वोएज भी देखने मिलेगा। और पॉटरी जो है वो पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरीज का उपयोग हुआ करता लेटर वैदिक पीरियड में। यहां आप देख सकते हैं इस तरीके की पॉटरी हुआ करती थी, पॉटरी की डिजाइन और ये सारी चीजें आप देख पा रहे होंगे। जो हमारा अगला पार्ट होने वाला है उसमें हम रिलीजियस एस्पेक्ट्स की बात करेंगे विस्तार से। हम समझेंगे कि क्या फर्क आया अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहीं से हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।